हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आ चुका है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया हमारे PT2 स्टार्ट होने वाले हैं, इस मंथ के एंड में तो हमारे हाफ ईयरली भी स्टार्ट हो जाएंगे और आप एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन वाले चैप्टर का वन शॉट क्यों नहीं ला रहे हो। तो आज भाई आपके लिए वन शॉट आ चुका है और इसमें मिलेगा क्या क्या ये भी जान लो। आपको यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो जो थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी, यानी नोट्स की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जितने भी तरह के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं या केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें ये थ्योरी पढ़ा दूंगा, वो क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। यानी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ये एक फुल पैकेज है वन शॉट। और वन शॉट तो पढ़ लोगे लेकिन इसके आपको अगर नोट्स मिल जाएंगे तो और बढ़िया रहेगा, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, फुल तैयारी 9th एंड 10th हमारा टेलीग्राम चैनल है, या तो इसको स्कैन कर लो या टेलीग्राम में सर्च कर लो, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज करते, नहीं जाना चाहते टेलीग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है फुल तैयारी ऐप को, या फिर प्ले स्टोर में फुल तैयारी ऐप जो है वो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करोगे, क्लास 9 सेलेक्ट करोगे, वहां आपको आधार बैच दिखेगा और वहां पर आपको फ्री वन शॉट मिल जाएगा, यानी यही वाला वन शॉट और इसकी PDF यानी नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो बिना देर करते हुए हम लोग इस चैप्टर के पहले टॉपिक पर चलेंगे, जिसका नाम है मिक्सचर्स। यानी ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है मेरे लाल कहां से, मिक्सचर्स से। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मिक्सचर है क्या। पहले तो ये समझ लो, मिक्सचर आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर अराउंड अस। हमारे चारों ओर मिक्सचर जो है वो प्रेजेंट होता है अलग अलग फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले शुगर एंड वाटर, सभी ने शरबत पिया होगा, सभी ने नमक पानी पिया होगा। तो ये क्या है, एक मिक्सचर ही तो है, पानी और नमक। पानी और नमक को जोड़ दो, सॉरी जोड़ में दो, घोल दो। तो घोलने के बाद क्या बनेगा, वो बनेगा सॉल्ट वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो क्या है, एक मिक्सचर ही तो है। आप चीनी पानी को जोड़ दोगे, जोड़ नहीं दोगे, घोल दोगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शुगर सॉल्यूशन। अगर आप मिल्क सभी लोग पीते हो, हमें लगता है कि मिल्क कोई सॉल्यूशन नहीं है या कोई मिक्सचर नहीं है, तो मिल्क भाई साहब मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है, मिल्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, वो सारे उसके अंदर सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो मिल्क भी एक क्या है, मिक्सचर। हम ऐसा समझते हैं कि हम दूध लेने गए और दूध वाले ने उसमें पानी मिला दिया तो दूध हो गया इम्प्योर। क्या हो गया, इम्प्योर। लेकिन ऐसा नहीं है, दूध ऑलरेडी इम्प्योर है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंस मिले हुए हैं, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, ये ऑलरेडी उसमें मिले हुए हैं। तो मिल्क एक मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर। उसके बाद ब्लड, ब्लड भी हमारा एक मिक्सचर है। किससे बना है, ब्लड जो बना है जी प्लाज्मा से बना है, ब्लड जो बना है जी प्लेटलेट से बना है, ब्लड जो बना है वो RBC से बना है, ब्लड जो बना है वो WBC से बना है। यानी ब्लड में चार चार कंपोनेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसलिए ब्लड क्या है, एक मिक्सचर है। इसी तरह डेली लाइफ में आ जाओ, एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो एयर क्या है, मिक्सचर ही तो है। सैंड, सैंड नहीं सॉइल, मिट्टी, मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या है, वो भी एक तरह का मेरे लाल क्या है, मिक्सचर है। यानी हमारे आसपास हमें जितनी भी चीजें दिखती हैं वो उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मिक्सचर होती हैं। आपको आज आइडेंटिफाई करना है अपने आसपास बहुत सारी चीजें देख करके। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज इंपॉर्टेंट इन, हम इस चैप्टर में लिखा भी है, इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, यानी सेपरेशन करना मिक्सचर्स का। तो क्यों जरूरी है हमारे लिए मिक्सचर का जो सेपरेशन है उसको करना। हमारे फूड इंडस्ट्री में इसका काम होता है ना। जो भी चीज हमारे खाने की बनती है उसमें बहुत सारे चीजें मिलाई जाती हैं, तभी जैसे बिस्किट बनाना है तो बिस्किट में क्या करोगे आप, बहुत सारी चीजें, चीनी मिलाओगे, आटा मिलाओगे, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, मतलब जितनी महंगे खर्चे उतने महंगे बिस्किट खाने पड़ेंगे आपको। तो बहुत सारी चीजें मिलकर के बिस्किट बनाए जाते हैं। ऐसी और भी चीजें ले लो तुम, मतलब जो भी खाने की चीज आप मार्केट से लेकर के आते हो वो क्या है, एक मिक्सचर ही तो है। तो फूड इंडस्ट्री में इनका सेपरेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनी है, तो हमें पता होना चाहिए। वाटर प्योरीफाई करने के लिए, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया जी आपको ये दिक्कत है, अब आपको दवा खानी है, तो मेडिसिन में भी तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं।
मेडिसिन ऐसा तो है नहीं कि ऐसे उठाया कि जी ये वाली दवा चलो तुम खा लो तुम्हें कैंसर है, ऐसा तो नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, फिर उस हिसाब से उसे बनाया जाता है, उसके कंपोजिशंस होते हैं, उनमें फिक्स अमाउंट होता है चीजों का, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है। केमिकल इंडस्ट्री जितनी भी जैसे पेपर बनते हैं, पेपर बनने में भी तो बहुत सारे केमिकल्स का यूज होगा। तो पेड़ ट्री से बनते हैं पर उसमें और सारे केमिकल्स भी तो आते होंगे। जैसे हम लोग कॉपी लेने जाते हैं, तो जैसे मैं जब पढ़ता था तो रफ कॉपी हम लोग बनाते थे काले वाले रजिस्टर में, जिनके पेज हल्के से काले होते थे, और फेयर कॉपी बनाते थे सफेद, यानी क्लासमेट का जो एक उस समय आता था, अब आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता। तो दोनों में डिफरेंस होता है ना, जो काले पेज वाली होती होगी उसमें केमिकल कंपोजिशंस अलग होते होंगे, जो फेयर पेज वाली होती होगी उसके केमिकल कंपोजिशंस अलग होते होंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को भाई साहब इस चैप्टर में पढ़नी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मिक्सचर्स, उनका सेपरेशन हमारी डेली लाइफ में कितना जरूरी है। हम उसे अपनी डेली लाइफ में रोज देखते हैं पर हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चल रहा है मामला। तो ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का क्लासिफिकेशंस कैसे होता है। तो मिक्सचर को क्लासिफाइड किया जाता है मेरे लाल दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस तरह के पार्ट में? दो तरह, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिन्हें एक बार घोल दो, जिन्हें एक बार घोल दो और इजिली फिजिकली उन्हें अलग ना कर पाओ, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इनका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये ऊपर से नीचे तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चीनी और पानी को घोला तुमने तो ऊपर अगर पियोगे तो चीनी ज्यादा मीठी लगेगी और नीचे वाला सिप लोगे तो चीनी जो है वो कम मीठी लगेगी। चीनी नहीं, सॉरी, शरबत। आप शरबत को कैसे भी पियोगे उसके सारे सिप्स जो है आपको एक जैसे लगेंगे, तो वो कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। नमक पानी को घोल लो, ऐसा तो नहीं है ऊपर का पानी पियोगे तो ज्यादा नमक लगेगा, नीचे का पानी पियोगे तो कम नमक लगेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन इक्वल हो, कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी चीज आपने मिलाई है वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और सिंगल फेज हो, मतलब अलग अलग फेज ना हो कि ऊपर अलग दिख रहा है नीचे अलग दिख रहा है, उनमें डिफरेंस ना हो फेज में। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग मेरे लाल क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इनका कंपोजिशन अलग अलग जगह अलग अलग होता है, और कंपोनेंट्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, टू और मोर फेजेस हो सकते हैं। जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल और वाटर को मिलाओ तो दो अलग अलग फेज दिखेंगे, पानी अलग दिखेगा वो और ऑयल अलग दिखेगा। सैंड और वाटर को मिलाओ तो इसमें जो सैंड के पार्टिकल है क्या वो सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? नहीं, सैंड जो है थोड़ी देर तक सस्पेंडेड रहेगा और उसको अगर थोड़ी देर के लिए रखा हुआ छोड़ दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, और अलग अलग जगह इनका अलग अलग आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा। कंपोजिशन का मतलब है कि ऊपरी हिस्सा अलग दिखेगा, निचला वाला हिस्सा अलग दिखेगा। दिखेगा मतलब बाय टेस्ट भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे मिक्सचर जो इन जिनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे मिक्सचर क्या कहलाते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। आगे चलेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा एज वेल स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, अगर शुगर और वाटर के मिक्सचर को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, इज इक्वली स्वीट इन फर्स्ट एंड लास्ट सिप, तो वो पहले और आखिरी सिप में बिल्कुल सेम लगेगा। सच मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किसी भी सॉल्यूशन का कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। देखो यहां पर क्या लिया है जी? एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने कुछ चीनी डाल दी, या हाँ चीनी डाली है। अब चीनी डाल के इनको बढ़िया से स्टिर कर दिया, यानी घोल दिया, और जो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस बनता है। और ये ऑलमोस्ट देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा होता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग मेरे लाल क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर नाम देते हैं। अब ऐसे ही इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करो तो देखो, ऑन अदर हैंड, अदर हैंड मतलब अगले हाथ पे नहीं, दूसरी तरह से स्टिर्ड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर आप सैंड और वाटर को देखो मिलाओगे ये नॉन यूनिफॉर्म होगा।
देखो आपने मिलाया, मिलाने के बाद देखो नीचे जो है सैंड की मात्रा पहले से ज्यादा है, क्योंकि जो पहले से भारी जो भारी वाले पार्टिकल थे वो पहले ही नीचे जाकर के बैठ गए, और जो हल्के वाले हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इन्हें थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन करोगे वो पूरे कहां बैठ जाएंगे मेरे लाल, नीचे बैठ जाएंगे। तो लिखा है द सैंड पार्टिकल आर इजिली विजिबल इन द वाटर, जो सैंड के पार्टिकल हैं वो इजिली विजिबल होते हैं एंड सेटल डाउन विद टाइम, और टाइम के साथ धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ऐसे मिक्सचर्स को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? इजी था इतना। कुछ क्वेश्चंस पर ध्यान दे लेंगे, क्वेश्चंस साथ साथ में करते रहेंगे तो हमें यह भी पता रहेगा क्या हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। लिखा है व्हेन टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर मिला दो, सच दैट नो केमिकल रिएक्शन, अगर उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, ये बात याद रखना, मिक्सचर तभी होगा, मिक्सचर तभी बनेगा जब उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो रही हो। टेक प्लेस द प्रोडक्ट इज फॉर्म इज कॉल्ड, तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्योर प्रोडक्ट, मिक्सचर, कोलाइड सस्पेंशन। ऑब्वियस सी बात है कोलाइड सस्पेंशन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, तो कोलाइड सस्पेंशन तो नहीं होगा। इम्प्योर का क्या मतलब है? इम्प्योर का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि दो या तीन या चार कंपोनेंट्स अलग अलग मिला दो, लेकिन इसमें बोला है कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, और मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो। तो जब किसी भी प्रोपोर्शन में किसी भी चीज को मिलाया जाता है तो वो होता है मिक्सचर, और अगर वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है और फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो यही डिफरेंस है, मिक्सचर में कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता, जैसा मन करे एक गिलास चम्मच में एक गिलास चम्मच नहीं, एक गिलास पानी में 6 चम्मच चीनी मिला दो या 4 चम्मच चीनी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही मिक्सचर कहलाएंगे। लेकिन आप अगर कोई स्पेसिफिक चीज बना रहे हो, जैसे आप वाटर बना रहे हो, तो वाटर में क्या होगा, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे लाल, H2O। तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने चाहिए होंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1 ऑक्सीजन। अगर इनके मास की बात करो तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, और क्या कहते हैं हाइड्रोजन का मास होता है 1 पर 2 है, तो 2 का मास 2 हो जाएगा। इनका रेशियो निकालोगे तो 1:8 में, 1:8 के एटॉमिक मास पे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे, प्रोपोर्शन क्या है 1:8 का इनके मास का, तो जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाओगे तब जाकर के एक केमिकल कंपाउंड बनेगा। तो 1:8 के प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाओगे तो जो भी चीज बनेगी वो होगी कंपाउंड, मिक्सचर नहीं होगी। पर अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है और किसी भी प्रोपोर्शन में मिला रहे हो तो वो मेरे लाल क्या है, मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है विच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? फ्रूट जूस, होमोजीनियस से पूछा है, फ्रूट जूस, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, और ब्रास। ब्रास क्या होता है? ब्रास जानते हो, ब्रास एक एलॉय है, जब दो मेटल्स को मिलाया जाता है तब क्या बनता है, ब्रास। जिंक और कॉपर को जब मिलाया जाता है 70 और 30 के रेशियो में, तो वहां पर मिलकर के क्या बनता है मेरे लाल, ब्रास। अब ब्रास क्या है, क्या ब्रास एक एलॉय है, क्या उसे अपने आप ऐसे ही इजिली अलग कर पाओगे? नहीं, वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ब्रास में 70% और 30% का रेशियो होता है, ठीक। तो ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आगे देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है? अब इनमें से देखो, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहा है, अभी मैंने जिंक और कॉपर बताया था, तो जिंक और कॉपर, ब्रास, जिंक भी सॉलिड कॉपर भी सॉलिड, तो क्या होगा, ब्रास, यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखा है सुगर इज डिजोल्व इन द वाटर टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, अगर शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इन दिस मिक्सचर इज सॉल्वेंट। अब देखो, किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपको बनाना है, किसी भी सॉल्यूशन को आपको बनाना है तो मेरे लाल उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें चाहिए होती हैं।
पहला चाहिए होता है सॉल्यूट और दूसरा चाहिए होता है सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ये याद रखो किसकी स्पेलिंग बड़ी है, सॉल्वेंट की स्पेलिंग बड़ी है तो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। तो हमसे बोला है कि शुगर डिजोल्व इन वाटर, वाटर में चीनी को मिलाया गया है। तो एक बात बताओ, अगर वाटर को चीनी में मिलाया जाएगा तो क्या ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और कम क्या होगा, शुगर यानी चीनी। तो यहां पर हमसे पूछा है इन दिस मिक्सचर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट होगा मेरे लाल वाटर। अगर सॉल्यूट पूछता तो क्या होता, शुगर। तो किसी भी सॉल्यूशन को अगर बनाना है तो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो क्वांटिटी में कम हो, सॉल्वेंट जो क्वांटिटी में ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर आर करेक्टली क्लासिफाइड एज होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर हमसे पूछा है कि होमोजीनियस जो है वो HM से लिखा है और हेट्रोजीनियस HT से लिखा है, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सही है। तो ध्यान से देखो, एयर बोल रहा है होमोजीनियस मिक्सचर है, ये ऐसा बोल रहा है, मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस है, और स्मोक जो है वो होमोजीनियस है, ये ऐसे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। पर मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है वो करती है मिल्क, मिल्क और ब्लड में। किसमें कंफ्यूज करती है, मिल्क और ब्लड में। तो याद रखना, जो मिल्क और ब्लड दोनों ही हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगला ऑप्शन देखो, लिखा है ब्रास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको चुपचाप काट दो, ब्रास हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता, अभी पढ़ाया है। कॉपर सल्फेट होमोजीनियस है, सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस, मिल्क होमोजीनियस है, मिल्क होमोजीनियस नहीं हो सकता, मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कोलाइडल पढ़ेंगे। मडी वाटर हेट्रोजीनियस है, मिल्क हेट्रोजीनियस है, ब्लड हेट्रोजीनियस है, ब्रास होमोजीनियस, अभी बताया था ब्रास होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मिल्क और ब्लड जो है वो हेट्रोजीनियस होता है। और मडी वाटर, मडी वाटर क्या होता है, कीचड़ का पानी, तो कीचड़ के पानी को रख दो, जो मड होगा वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी वहीं पर ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इजी है। आगे देखो, अगला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पहले तो समझ लो, लिखा है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म एज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको कुछ इस तरह से समझो, जैसे यहां ORS दिया है, यहां पर और भी चीजें दी हैं। अब हमें कुछ चीजें बनानी है, ठीक, मान लो हमें क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए वो बनाना है कोई चीज, बिस्किट ही मान लेते हैं कि बिस्किट बनानी है, ठीक। अब तुम कह रहे हो कि मुझे ना शुगर है, मुझे नहीं, तुम्हें, तुम्हें शुगर है, तो शुगर है तो भाई चीनी कम होनी चाहिए, तो ऐसा बिस्कुट बनाइए जिसमें शुगर की क्वांटिटी क्या हो, कम, ठीक। तो हम जो बिस्कुट बनाएंगे उसमें पर 100 ग्राम, हम जो बिस्कुट बनाएंगे उसमें पर 100 ग्राम हम 2 ग्राम चीनी डालेंगे। यानी अगर बिस्किट पूरा 100 ग्राम का है जो बन करके पूरा तैयार हो रहा है, उसमें चीनी कितनी होगी मेरे लाल, 2 ग्राम। और भी चीजें हो सकती हैं, बट जो चीनी होगी वो कितनी होगी, 2 ग्राम। तो यहां पर 100 ग्राम बिस्किट में चीनी का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 2 ग्राम। आप मान लो क्या कहते हैं, दूध पीते हो, ठीक, दूध में आपको रात को जब आप सोते समय दूध पीते हो तो आपके साथ एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आपको दूध में चीनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीनी चाहिए। आज 2 चम्मच, 1 चम्मच में मान लो 1 ग्राम आती है, तो 2 चम्मच में 2 ग्राम आएगी। अगर 2 चम्मच चीनी डालते हो तो तुम्हारे जो मिल्क है, एक ग्लास में अगर 400 ml मिल्क आता है, तो 400 ml में जो चीनी का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, 2 चम्मच यानी 2 ग्राम। अब आपका भाई ये कह रहा नहीं
मुझे तो 4 चम्मच चीनी चाहिए, तो 400 ml मिल्क में उसके लिए जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा भाई साहब 4 ग्राम। ऐसे ही जैसे ओआरएस है, ओआरएस जो होता है, ओआरएस का घोल जानते हो ना सभी लोग, जब हम लोग डिहाइड्रेशन हो जाता है ऐसा फील करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ओआरएस के घोल में सॉरी पानी में ओआरएस मिला लेते हैं और मिलाने के बाद उसे पी जाते हैं। अब सबकी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है भाई। ये जो ओआरएस का पैकेट आता है 22 रुपए का आता है। अब कुछ लोग पूरा इसमें डाल करके गड़गड़ पी जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा नहीं डालते हैं, कहते हैं जी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आधा डाल करके पीऊंगा। तो कुछ लोग आधा डालते हैं। तो जब कम डाल रहे हैं तो वाटर में जो कंसंट्रेशन है ओआरएस का कम है, और जो पूरा डाल रहे हैं उनके लिए कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी मेरे लाल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज में, किसी भी सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट मिला रहे हो, वो उसका कंसंट्रेशन डिफाइन करेगा। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी आप सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला रहे हो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो क्या बताएगा, कंसंट्रेशन। ठीक है, आप मार्केट जाते हो, आप चिप्स लेकर के आए, तो चिप्स में देखते होगे पीछे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स में लिखा होता है सॉल्ट इतना है, और फैट इतना है, ऑयल इतना है, और कैलोरीज इतनी है, ऐसे ही लिखा होता है ना। चॉकलेट्स में भी लिखा होता है कैलोरीज इतनी है। तो वो क्या लिखा है, वो पर 100 ग्राम क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है। मैं दिखाऊं, आप लोग जब मिल्क पाउडर लेकर के आते होगे तो लिखा होता होगा कि फैट 26 ग्राम, और यहां लिखा एवरेज पर 100 ग्राम। ये 100 ग्राम के हिसाब से लिया है। अगर आप 400 ग्राम का पैकेट ले रहे हो दूध के पाउडर का, तो बोला है 100 ग्राम में फैट 26 है, 26 ग्राम है, तो 400 ग्राम में कितना होगा, 26 दूनी 52, 104, 104 ग्राम होगा 400 ग्राम में क्या, फैट। आप मार्केट गए, शुगर कितनी है, 49 है 100 ग्राम में, तो 400 ग्राम में कितनी होगी, 196 ग्राम होगी। यानी ये कंसंट्रेशन लिखा है, क्या लिखा है, कंसंट्रेशन की 100 ग्राम मिल्क पाउडर में फैट का कंसंट्रेशन कितना है, शुगर का कंसंट्रेशन कितना है, फाइबर 0 है, प्रोटीन का 15.5 कंसंट्रेशन है, और सोडियम का 0.8 ग्राम है। समझ रहे हो। तो किसी भी सॉल्यूट या किसी भी सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट में, किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी सॉल्यूशन में आप कितना अमाउंट में सॉल्यूट मिलाते हो, वो हमें क्या बताता है, वो हमें मेरे लाल बताता है उसका कंसंट्रेशन। जैसे मेडिसिन है, अब दवा बनाना है, अब दवा में बहुत सारी चीज बनती हैं, पड़ती हैं, सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा, अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाएं, उनमें अलग अलग कंसंट्रेशन है। तो जिसमें जितने अमाउंट में, जैसे दवाई की डिब्बी देखोगे तो उसमें पीछे लिखा होता है ये बात। ऐसे ही एग्रीकल्चर में, अब एग्रीकल्चर में क्या होता है, सोचो मेरी बात, क्या होता था कि पहले गेहूं के 10 तरह के बीज आते हैं, गेहूं के 10 तरह के बीज आते हैं। अब सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ ना कुछ बुराई होगी। तो हमने क्या किया, एक ऐसा बीज बनाने की कोशिश करी कि सबके जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं उसको निकाला, और वही सारा कंसंट्रेशन एक नए बीज में डाल दिया, एक नया बीज बनाया जिसमें सबके अच्छे अच्छे कंसंट्रेशन जो जो होते हैं वो डाल दिए। तो जो एक नया बीज बना वो क्या बना, हाइब्रिड बीज जो बना, वो अब उससे जो फसल उगेगी उसमें वो उन चीजों के कंसंट्रेशन होंगे जो हमारे लिए अच्छा है। समझ रहे हो। ऐसे ही बिस्किट का तो मैंने बताया, ऐसे ही फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज बनती हैं, चॉकलेट्स बनती हैं, और भी जो मार्केट में सामान आते हैं खाने के लिए, पाउडर्स आते हैं, और हम लोग मार्केट जाते हैं तो टॉफीज आती हैं, है ना, कुकीज आती हैं, बिस्किट्स आते हैं, केक्स आते हैं, तो सब में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है। तो वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज खा रहे हो वो आपके लिए हेल्दी है या फिर नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम कंसंट्रेशन जो पढ़ते हैं वो 3 तरह से पढ़ते हैं, कितनी तरह से, 3 तरह से। सबसे पहले जो हम कंसंट्रेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मास बाय मास परसेंटेज। यानी जो हमारा सॉल्यूशन, या जो हमारा सॉल्यूशन होगा और जो हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, दोनों
इसका मास में कंसंट्रेशन कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देखो लिखा है, दिस इज द मेथड कॉमनली यूज्ड एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। इट टेल्स हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला है ये कहां पता चलता है? यहां पर मास बाई मास परसेंटेज में। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है मास बाई मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक बात का ध्यान रखना कि हमें कैसे याद रहेगा फॉर्मूला। तो देखो दोनों जगह मास मास है, तो यहां पर भी आपको मास मास लिखना है। एक बात बिल्कुल फिक्स है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन फिक्स है। अगर यहां मास बाई मास लिखा है तो ऊपर नीचे मास मास, अगर और कुछ लिखा है तो उस हिसाब से अभी आगे चलेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बात समझाया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो बनता है मेरे लाल दो चीजों से, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यहां पर क्या है? 10 ग्राम, मैंने बोला जो क्वांटिटी में कम होगा, अमाउंट में कम होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो यहां पर 90 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका मास बाई मास परसेंटेज निकालना है। अब मास बाई मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, मास बाई मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा है अभी, वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो ध्यान से मेरी बात कि मेरे लाल जो सॉल्यूट है वो कितना है? 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है? अब ज्यादातर बच्चे यही गलती कर देते हैं, वो सॉल्यूशन में 90 लिख देंगे। भाई सॉल्यूशन 90 नहीं होगा, सॉल्वेंट 90 है, सॉल्यूट 10 है। इन दोनों को जब जोड़ोगे तब जाकर के 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन बनी तब रहा है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड हो रहे हैं। तो 90 नहीं लिखना है, क्या लिखना है मेरे लाल? 100 इंटू 100। इस 100 से ये वाला 100 कट गया, जो परसेंटेज आया वो कितना आया? 10% आया। कितना आया? 10%। यानी मास बाई मास परसेंटेज, अगर 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम सॉल्ट मिलाते हैं तो मास बाई मास परसेंटेज जो आएगा सॉल्यूशन का वो कितना आएगा मेरे लाल? 10% आएगा। कितना? 10। इसी तरह अगला कॉन्सेप्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। पहले हमने पढ़ा मास बाई मास, अब पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में मैंने बोला वहां मास बाई मास लिखा था तो मास मास लिखा, अब यहां वॉल्यूम वॉल्यूम लिखा है तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिख दिया। बोला था सॉल्यूट और सॉल्वेंट वैसे ही रहेंगे, तो देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट वैसे इनटू 100। अब लिखा है इट इज द मेथड यूज्ड टू इमिसिबल लिक्विड। भाई वॉल्यूम की बात की गई है, दोनों वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होंगे वो लिक्विड्स के ही होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड, सॉरी इमिसिबल कह रहा हूं, मिसिबल। इमिसिबल वो होते हैं जो मिलते नहीं है, मिसिबल वो होते हैं जो मिलते हैं। तो ऐसे दो लिक्विड जो मिसिबल हो, मिल सकते हैं, आर लिक्विड्स आर मिक्स्ड, फॉर एग्जांपल परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स एंड विनेगर्स। ये सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपस में मिलाओ तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बता दिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1 ml of a liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop। पहले तो समझ लो पेस्टिसाइड जो होता है वो कीटनाशक दवा होती है जो खेतों में जो फसल होती है, क्रॉप्स होती है, उनमें कीड़े न लग जाए उसमें डाला जाता है उसको बचाने के लिए। अब हमसे यहाँ बोला है कि 1 ml पेस्टिसाइड मिलाना है और सॉल्यूशन बनाना है 100 ml का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिख लेते हैं, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूट कितना दिया है 1 ml, और हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम है, देख लो दोनों ml में है, ml में यानी मिलीलीटर में जो है वो वॉल्यूम ही मेजर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है, निकालना है हमें मास बाई मास परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमारे पास यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 1 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ml। तो 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो आया है वो कितना आया है 1% आया है। इसी तरह अब जो अगला है वो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कभी कभी ऐसा होता है कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को परसेंटेज को निकालना टफ होता है कंपैरिजन टू मास बाई वॉल्यूम निकालने के। तो मास बाई वॉल्यूम इजीली निकाल लेते हैं। तो उस कंडीशन में आपको मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा, और इसका फॉर्मूला होता है वही मैंने बोला था, यहाँ पर मास है तो ऊपर मास, नहीं यहाँ पर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, सॉल्यूट और सॉल्यूशन तो बिल्कुल कॉमन रहेंगे, इनटू 100। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका भी लिखा है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कितना है 5 ग्राम, डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 100 ml सॉल्यूशन। यानी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ग्राम में दिया है तो मास है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नहीं वॉल्यूम नहीं होगा यहां मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लगाइए फॉर्मूला, पीछे भी गलत तो नहीं लिखा था कहीं, नहीं सही लिखा था। चलो तो देखो लगाओ इसमें फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, सॉल्यूशन 100 है इंटू 100, 100 से 100 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया मेरे लाल 5% आ गया। क्या आ गया 5%, क्या आया मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया 5%। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखा है 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन मींस, 20 ग्राम नहीं लिखा, 20% ऑफ कॉमन सॉल्यूशन का क्या मतलब है। 20% का मतलब है कि जितना भी सॉल्यूशन है उसका 20%। जैसे मान लो सॉल्यूशन जो है वो 10 ग्राम का है, कितने ग्राम का है 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम का सॉल्यूशन में 20% होगा 2 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा, कितना यहां पर सॉल्यूट होगा 2 ग्राम। अगर 50 ग्राम का है, 50 ग्राम का सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन जो है वो 50 ग्राम का है तो 20% जो होगा यानी 10 ml, 10 ग्राम वो क्या होगा आपका सॉल्यूट। यानी जो भी चीज मिलाया है, यहां पर सॉल्ट मिलाया है तो अगर 50 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो उसमें 20% 10 ग्राम क्या होगा सॉल्ट होगा। इसी तरह अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा तो 100 ग्राम में कितना होगा मेरे लाल 20 ग्राम। क्यों, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। अब हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन है 100 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना होगा 20 ग्राम। ये बात हमने यहां पर समझ ली है, यानी पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा लिखा है 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब तुम मेरी बात ध्यान से समझो, 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम क्या है सॉल्ट, यानी टोटल सॉल्यूशन हो गया 120 ग्राम। कितना हो गया 120 ग्राम, और 120 ग्राम का अगर 20% निकालोगे तो वो होता है 24 ग्राम। तो यानी 120 ग्राम के सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होना चाहिए 20% वो कितना होना चाहिए 24 ग्राम। यहां पर 24 ग्राम नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिखा 120 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम। अगर 120, ये बी और सी एक ही बात है, बी और सी में देखो
सी जो दिया है वो पूरा सॉल्यूशन दिया है, बी जो दिया है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिया है, दोनों को जोड़ोगे तब भी 120 हो जाएगा। और नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन A1 जो है वो सही हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लिखा है अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 175 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आपको दो चीज दी है, 25 ग्राम आपको दिया है सॉल्यूट, क्योंकि शुगर जो है वो ऑब्वियस सी बात है कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्यूट हो जाएगा, ये होगा वाटर सॉल्वेंट। दोनों को जब जोड़ोगे यानी 25 ग्राम प्लस 175 ग्राम, जब इन्हें ऐड करोगे तो मेरे लाल ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या बनता है ये? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनेगा 200 ग्राम। हमें निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेशन निकालना है शुगर का। अब सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन निकालते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, ठीक। और दूसरी बात, दोनों ग्राम में है तो मास बाई मास परसेंटेज निकालना है, यानी मास बाई मास परसेंटेज निकालना है। ये क्यों हमें पता, कैसे पता चला? क्योंकि ग्राम में है। अब फॉर्मूला लगाओ, मास बाई मास है तो दोनों जगह मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 25 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने टोटल निकाल लिया है 200 ग्राम इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो का खात्मा हो गया, यहां पर डिवाइड करोगे तो 12.5% आ जाएगा। ये कितना आएगा? 12.5%। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह अगले सवाल को देखो, वो भी इजी है। लिखा 12 ग्राम of solution is prepared by dissolving 50 ग्राम of glucose in water। वाटर किसमें होगा जी? नहीं, वाटर है। अब यहां पर दो चीजें हैं, वाटर ml में भी हो सकता है, वाटर ग्राम में भी हो सकता है। अब आपको दिमाग लगाना है कि ml या ग्राम। ग्लूकोज बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बनाने के लिए लिक्विड बोतल होती है, तो उसमें ml में मिलाते हैं वाटर। किसमें? ml में। ग्लूकोज की बोतल कभी मार्केट में लेने जाओगे तो 500 ml, 400 ml, 1000 ml की आती है, ग्राम में नहीं आती है। तो यहां बात हो रही है किसकी? ml की। और ml की बात हो रही है तो ये वॉल्यूम हो गया और ये हो गया आपका वॉल्यूम। नहीं, ये वॉल्यूम नहीं, ये मास हो गया। ये क्या हो गया? मास। और वो क्या हो गया? वॉल्यूम, क्योंकि ये तो ग्राम में है। तो हमें क्या निकालना है? हमें यहां पर दिया है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कितना दिया है? 12%। ठीक है। और क्या दिया है? और हमें दिया है सॉल्यूट। क्या दिया है? सॉल्यूट कितना दिया है जी? 50 ग्राम। सॉल्यूशन हमें पता नहीं है। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्यूट हमें पता है 50 ग्राम है, सॉल्वेंट हमने मान लिया x ग्राम है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया? 50 प्लस x। हमें अमाउंट ऑफ वाटर पता करना है, कितना पानी मिलाया है। हमें क्या पता करना है? अमाउंट ऑफ वाटर। अब अमाउंट ऑफ वाटर कैसे पता करोगे? बताइए, कैसे पता करोगे? भाई ये x निकालना है, जब अमाउंट ऑफ वाटर और ये सॉल्यूट मिलेगा तभी तो जाकर के पूरा सॉल्यूशन बनेगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट है 50, मास ऑफ सॉल्यूशन है 50 प्लस एक्स इंटू 100, और यहां पर परसेंटेज कितना दिया है? 12। ये इधर जाएगा तो 12 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 100। ठीक है। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 100 अपॉन 12। ठीक। अब इसको काट लो, 2 के टेबल से ये 25 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 6 बार। फिर 2 की टेबल से काटो, ये 50 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 3 बार।
तो यानी ये आया 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 का गुणा 50 में करोगे तो 25 5 जा 125 होता है, यानी 1250 अपॉन 3। ये प्लस में है, 50 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा मेरे लाल, माइनस में। सॉल्व करो इसे, x इज इक्वल टू, ये 50 आया है ना, इधर 3 लिख दिया मैंने, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 1250 माइनस 53 जा होता है 150, तो x इज इक्वल टू आएगा 1100 अपॉन 3, और इसका इसमें डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करके 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 तो सबके आगे लगा हुआ है, यानी अभी आंसर का पता नहीं चलेगा। यहाँ 2 बचा तो, यहाँ 2 बचा तो अरे यहाँ 2 बचा तो 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, 20 में से 18 चले गए, 2 बचा, 1 0 और है तो फिर 20 हो गया, तो 3 6 जा 18, यानी 366 अगर कहीं पर दिख रहा है तो वही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी है। पूरा पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पॉइंट में सॉल्व करने की जरूरत मेरे लाल तब पड़ेगी जब आपको ऑप्शन ना दिए हो। अब आप अपना टाइम खराब कर लो या तो पूरा सॉल्व करके, और या तो आप यहीं से पता कर लो। ठीक है, क्या आया ये ग्राफ। क्लियर है इतनी बात सभी को? बताओ एवरीवन, क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखा 20 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम आपको क्या दिया है, एसिटिक एसिड, यानी ये आपका भाई साहब दिया है सॉल्यूट। क्या दिया है, सॉल्यूट। 250 ml ऑफ वाटर, वाटर 250 ml है, इसका मतलब समझ रहे हो, 250 ml वाटर का मतलब है कि वाटर है ये, सॉल्यूशन नहीं है, तो ये है सॉल्वेंट। ठीक, हमें कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक, वापस से ये ml में है, ये ग्राम में है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। मास आपको, सॉल्यूट आपको 20 दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट आपको दिया है 250 प्लस 20 यानी 270 इंटू 100। इस जीरो से ये जीरो कटा, ऊपर बचा 200 अपॉन 27। 27 से आप 200 का डिवाइड कर लो, 3 छंग 18, देख लो कैसे होगा, 27 इंटू 6 42, कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, यानी इससे ज्यादा बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, कितना 189, यानी 7 टाइम्स जाएगा, और 7 टाइम्स वाला सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हमसे बोला 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस में 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है, तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, किसकी, सॉल्युबिलिटी निकालनी है पोटेशियम नाइट्रेट की। बट अभी हमने सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़ी है, तो अभी इसको सवाल को हम आगे बढ़ा देंगे सॉल्युबिलिटी के पास, तभी तो समझ आएगा। ये लो, इसको सॉल्युबिलिटी के पास भेज दिया है, हम लोगों ने गलत टिक कर लिया था। ठीक है, पेन गिर गया है तो पेन उठाया जाएगा अब। और अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी है क्या? अगर मैं आपको सॉल्युबिलिटी समझाने की कोशिश करूं तो एक ग्लास पानी है आपके पास और उसमें नमक घोल रहे हो, एक गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नमक घोला और चलाते गए चलाते गए चलाते गए, ठीक है, दूसरा चम्मच नमक लिया, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, घुल गया, 3 चम्मच नमक लिया, घुमाते गए घुल गया। लेकिन अब भाई आपने 3 चम्मच से 1 चम्मच भी नमक ज्यादा डाला, या थोड़ा सा 1 चुटकी भी नमक डाला ज्यादा, और वो घुलना बंद हो जाए, तो वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट में जितना अमाउंट मैक्सिमम आप सॉल्यूट मिला सकते हो वही उसकी सॉल्युबिलिटी है, एक फिक्स टेम्परेचर पर। क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती है, कुछ कुछ सब्सटेंस की डिक्रीज होती है, लेकिन हम सिर्फ अभी इंक्रीज वाली पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है द मैक्सिमम अमाउंट, यानी अब ऐसा अमाउंट कि अब इससे ज्यादा नहीं घुल सकता, मैक्सिमम पहुंच गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
डेट डिजॉल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए ऑफ दीज सॉल्वेंट 100 ml और 100 ग्राम। अगर वो 100 ml या 100 ग्राम है तो उससे भी मेजर कर सकते हो या अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी एक गिवन टेम्परेचर को, टेम्परेचर पर। हम सॉल्युबिलिटी बताते हैं 100 ग्राम या 100 ml के हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर की सॉल्युबिलिटी बताओ, तो आप कहोगे कि सर वाटर की सॉल्युबिलिटी मुझे तो नहीं पता। वाटर की सॉल्युबिलिटी कैसे पता होगी? मैं बोलूं वाटर में सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताओ, तब यहां पर एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है, तो आप बता सकते हो कि सर 100 ग्राम वाटर में मान लो 30 ग्राम चीनी घुलेगी, इससे ज्यादा चीनी नहीं घुल सकती। एक फिक्स टेम्परेचर 27 डिग्री रूम टेम्परेचर ले सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि एक रूम टेम्परेचर पर या 27 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर में शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है? 30 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, तो इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे यहां पर एक टैबलेट घोली जा रही है, यहां ढेर सारी टैबलेट लेके बैठ गया है और टैबलेट घोल रहा है। इसके पास मान लो 20 टैबलेट थी, 40 घुल गई, सॉरी 20 टैबलेट थी और मान लो 10 घुल गई। अब 10 से 11वीं नहीं घुल रही है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी होगी जितना 10 टैबलेट का क्या होगा? वेट होगा, मास होगा। ठीक है, और हम बताते हैं इसे 100 ग्राम में। कितने ग्राम में? 100 ग्राम एक स्टैंडर्ड मास होता है, उसके हिसाब से बताते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। किसकी बात करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी अब कैपेसिटी खत्म हो गई सॉल्यूट घोलने की, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखा है सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व एनी मोर, कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर, यानी अब और सॉल्यूट नहीं घोल सकता एट द टेम्परेचर, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अभी वो मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा, अभी और भी घोला जा सकता है, और भी उसमें सॉल्यूट मिलाया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्युबिलिटी पे, जिसे हम अच्छे से समझेंगे। लिखा है ऑब्जर्व द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम। मैंने बोला ये स्टैंडर्ड होता है, इसी हिसाब से नापते हैं हम 100 ग्राम में वाटर एंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाटर और किसी चीज की है, यहां पर दिया नहीं है, वाटर एंड सॉल्ट मान लेते हैं। वाटर और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दी है और हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस ग्राफ की हेल्प से बताना है। लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड ए की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी, ये बताना है। देखो पहले ग्राफ को समझो, ये 50 है, ये 0 है, तो अब बीच की लाइन ये जा रही है, बीच की लाइन जो है वो ये है, ये 25 होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो 25 से ज्यादा होगा, 10 पर 25 से ज्यादा होगा यानी 30 होगा, उसके आगे 20 पर जाओगे तो 40 के आसपास होगा, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा 50 हो जाएगा, यानी 50 से कम होगा और 30 से ज्यादा होगा, 50 से कम और 30 से ज्यादा यानी 40 होगा। कैसे पता चला? ग्राफ में देखो, यहां पर ग्राफ आपको थोड़ा सा कम विजिबल होगा क्योंकि ये बुक से स्क्रीनशॉट कटा हुआ है इसलिए कम दिख रहा होगा। बीच वाली लाइन मुझे दिख रही है, बीच वाली लाइन ये है 25, 25 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, उसके ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस पर 30 हो गया होगा, फिर 30 से ज्यादा हुआ होगा और 50 यहां है, तो यानी 30 से ज्यादा और 50 से कम ही होगा, तो कितना होगा? 30 से ज्यादा और 50 से कम, एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 40, यानी ऑप्शन बी। लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर हमसे बोला है कंपाउंड ए की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी। अब देखो 80 डिग्री पर 50 से थोड़ा ज्यादा है, 70 डिग्री पर
नियर अबाउट 50 है और 60 डिग्री पर ठीक 50 है। देखो 60 पर बिल्कुल ठीक 50 है, ठीक। तो यहां पर 50 ही है सबसे छोटा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पर देखो छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो एक ही जगह सही होगा और वो कहां होगा, 60 पर कितना, 50, और वही मिनिमम होगा। आगे देखो लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पर ये है, ठीक। 20 डिग्री सेल्सियस पर ये है और एग्जैक्ट 200 है, देख लो चाहे, एग्जैक्ट क्या है 200, तो यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे देखो लिखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी 60 डिग्री, 60 डिग्री पर कंपाउंड बी की देखो 287 है, सीधा यहाँ डॉटेड लाइन बनी है, तो 287 यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ बी एट 40 डिग्री, सॉल्युबिलिटी ऑफ बी 40 डिग्री 241, यहां पर दिया हुआ है कि बी पर 60 डिग्री पर नहीं 40 डिग्री पर जो सॉल्युबिलिटी है 100 ग्राम में कितनी है, 241। यहां पर एक क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज कूल्ड स्लोली, अगर हॉट सैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड मैंने बता दिया कि अब उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है और घुलने की, अब हो चुका जितना घुलना था एक फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक। अब कह रहा है कि अगर उसे कंपाउंड को ठंडा किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं और उससे क्या मिलता है। याद रखना जब किसी हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और ठंडा करने के बाद हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है। और इसके बाद जो हमें टॉपिक भी पढ़ना है उसका भी नाम क्या है मेरे लाल, क्रिस्टलाइजेशन, क्या नाम है, क्रिस्टलाइजेशन। देखो लिखा है क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। याद रखना जो क्या कहते हैं क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा एक रेगुलर या एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पर बने होते हैं, ऐसे ही नहीं होता, उनका एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, उस पे सारे क्रिस्टल्स बने होते हैं। इन लेबोरेटरीज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और लेबोरेटरी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे क्रिस्टल्स देखे होंगे, जैसे रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट ये है काला नमक और ये है सफेद नमक। मिश्री देखी होगी आपने, मिश्री आती है, अब तो वो चीनी मिश्री अब वैसी आती है, पहले जो धागे वाली मिश्री आती थी, कभी किसी किराने या परचून की दुकान में जाना और उससे बोलना धागे वाली मिश्री दे दो, तो वो ऐसी ही दिखती है, ठीक, वो भी क्रिस्टल्स होते हैं। फ्रोस्ट ये भी क्या है, एक तरह का क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल निकलता कैसे है, देखो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसे गर्म करते हैं, प्रिपेयर हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको गर्म कर करके सॉल्यूट मिला करके उसे सैचुरेटेड कर देते हैं पहले और गर्म कर देते हैं, फिर फिल्टर द हॉट सॉल्यूशन, और जो हॉट सॉल्यूशन बनाया उसे फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद कूल द फिल्ट्रेट स्लोली, और जो भी फिल्टर करके आया उसे धीरे धीरे क्या करते हैं, कूल करते हैं, क्रिस्टल आर स्टार्ट, मतलब धीरे धीरे आप क्रिस्टल बनना चालू करते हैं, फिर उसके बाद हमें क्रिस्टल मिल जाते हैं, उसे जब आप इससे सेपरेट कर लोगे और ठंडे पानी से धोगे तो बढ़िया चमकते हुए आपको क्रिस्टल मिलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जब हम कर लेते हैं इस पूरे प्रोसेस को तब जाकर के हमें क्रिस्टल मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिस्टल इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, क्रिस्टल जो है वो यूज्ड होता है टू ऑब्टेन करने के लिए प्योर सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉलिड निकालना ही तो क्रिस्टलाइजेशन है, जो क्रिस्टल निकलते हैं वो सॉलिड ही तो होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। रीजन लिखा है ऑन हीटिंग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्योर क्रिस्टल ऑफ द सॉल्यूट सेपरेट आउट, हीट करने पर मिलते हैं हमें, सोचो अभी पढ़ाया पीछे कि ठंडा करते हैं तब जाकर के क्रिस्टल मिलते हैं, और यहां लिखा हीट करने पर, तो रीजन तो गलत है, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही आंसर होगा इसका। अगला टॉपिक देखो डिस्टिलाइजेशन,
डिस्टिलेशन भी बोलते हैं इसे, ठीक। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, जब दो मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं, सेपरेट बाय हीटिंग, हीटिंग से अलग किया जाता है। अच्छा, डिस्टिलेशन भी दो तरह के होते हैं, याद रखना। जो सिर्फ डिस्टिलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें उन्हीं दो लिक्विड्स को अलग किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे एसीटोन और वाटर, एसीटोन और वाटर। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों में डिफरेंस लगभग 44 डिग्री का, यानी 25 डिग्री से ज्यादा अगर डिफरेंस है तो वहां पर हो रहा होता है डिस्टिलेशन। अगर 25 से कम है उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लिखा है मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज, जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वो वेपराइज्ड हो जाता है, द वेपर देन कूल्ड टर्निंग बैक इनटू द लिक्विड, द प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इसको मैं समझाता हूं सही से, देखो ये पूरा सेटअप होता है। यहां पर ये मिक्सचर रखा हमने, मान लो ये मिक्सचर जो है वो एसीटोन और वाटर का है, ठीक। हीट किया, हीट करते करते हमें पता है एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 56 डिग्री सेल्सियस। तो ये हीट हुआ, और हीट होने के बाद जैसे ही टेम्परेचर 56 डिग्री से ज्यादा हुआ, वैसे ही यहां पर जो एसीटोन है वो वेपर बनने लगेगा, और वेपर बन करके इस रास्ते पर जाएगा, ठीक। यहां पर कंडेंसेशन लगा रखा है इन्होंने, कंडेंसेशन रॉड। कंडेंसेशन रॉड क्या होती है, जो ये पाइप गया है इसके ऊपर दो रॉड ऐसे लगा दी, और लगाने के बाद इनसे ठंडा पानी क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। ठंडा पानी पास करवाने से होता क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो ये जो वेपर बना था, अब ये वेपर वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें यहां पर एसीटोन अलग मिल जाता है। क्योंकि वाटर तो तब तक वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा टेम्परेचर। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा वैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले 100 डिग्री होने से पहले ही सारा एसीटोन उड़ के बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसका तो 56 ही था, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे अलग कर लेते हैं, वाटर यहां बच जाता है और एसीटोन सारा उड़ करके यहां आता है, ठंडा करने के बाद वापस आ जाता है। तो देखो यहां पर लिखा है, सबसे पहले लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। प्रिंसिपल है डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट्स, दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। प्रोसेस पहले हीटिंग करते हैं, वेपर फॉर्मेशन होता है, फिर कूलिंग करते हैं और कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन का ठंडा होकर के लिक्विड मिल जाता है। एप्लीकेशन एसीटोन और वाटर, रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट। एसीटोन और वाटर जो है उसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो होता है वो वाटर होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा होगा, एसीटोन जो होगा वो कम होगा, तो रिकवरी हो जाती है सॉल्वेंट की, यानी वाटर अलग हो जाता है और सॉल्यूट को हम लोग अलग कर लेते हैं। इसी तरह एक प्रोसेस होता है मिक्सचर को सेपरेट करने का, पेपर क्रोमेटोग्राफी। लिखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर यूजिंग अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड सॉल्वेंट। ऐसी चीजें जो कलर पिगमेंट से मिलकर के बनती हैं, डिफरेंट कलर से मिलकर के बनती हैं, अगर हमें पता करना हो कि उनमें कौन कौन से कलर हैं, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम लोग एक बीकर लेते हैं, और पेपर में जिस भी चीज का हमें पता करना हो कि किस चीज से मिलकर के बना है, तो उन कलर्स को हम क्या करते हैं, स्ट्रिप पर लगा लेते हैं पेपर की। और बीकर में ये जो आपको दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा पेपर को डुबो देते हैं, और डुबोने के बाद ऐसा डुबोते हैं कि कलर पानी के अंदर ना जाए, पेपर ही हो, और रात भर के लिए छोड़ दो, 10-12 घंटे के लिए छोड़ दो, तो ये पेपर क्या करता है, इस पानी को सोख लेता है, ऊपर की तरफ खींचता है। और जैसे ही ये पेपर पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, वैसे इन कलर्स पर पानी जाता है, और ये कलर जिन जिन से मिलकर के बने होते हैं वो देखो सेपरेट होने लगते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रेड कलर है वो येलो और ऑरेंज से मिलकर के बना है। यहाँ पर जो डार्क ग्रीन कलर है वो हल्का ग्रीन और येलो से मिलकर के बना है। ब्लू जो है वो वायलेट और क्या कहते हैं, ये इंडिको नहीं है, ये लगभग स्काई ब्लू टाइप का कलर है, ठीक है।
तो जो जो कलर है वो अलग अलग कलर से मिलकर के बनते हैं, इससे हमें ये पता चल जाता है। तो इसका यूज कहाँ होता है? फूड इंडस्ट्री में। अगर हमें खाने वाले कलर्स पता करने हैं किन किन चीजों से मिलकर के बने, उनमें कौन कौन से कलर्स मिलाए गए हैं, उनके कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, तो वो अलग हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है। तो यहाँ लिखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। इनका प्रिंसिपल होता है सब्सटेंस मूव इन डिफरेंट रेट्स। क्या होता है? अलग अलग कलर का मूव करने का रेट अलग अलग होता है, इसलिए पता चल जाता है। एप्लीकेशन इंक सेपरेशन, प्लांट पिगमेंट यानी प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ना, सॉरी क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। फूड कलर्स, जो फूड के कलर्स होते हैं मैंने बताया। तो इन सब चीजों का यहां पर यूज होता है। क्वेश्चन है अब हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लिखा है द एडवांटेज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी इज, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या है? इट कैन बी कैरीड आउट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन, मतलब अगर क्रोमेटोग्राफी करनी है तो इसमें बहुत छोटे छोटे अमाउंट में स्पेसिमेन, मतलब जो चीज हम यूज करते हैं वो चाहिए होता है, यानी स्पेसिमेन यानी ये कलर, स्पेसिमेन मतलब यूज वाले कलर, ठीक है। तो ये कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बिल्कुल कम ही तो चाहिए होते हैं, बस पॉइंट पॉइंट चाहिए। इट द सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन डू नॉट गेट वेस्टेड, और जो सब्सटेंस का यूज करते हैं वो वेस्ट नहीं होते, खराब नहीं होते, हमें अलग अलग कलर मिल जाते हैं वापस से। तो यानी पहली बात भी सही है, दूसरी बात सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन पहले तो ये मिलते इसलिए नहीं है, इमिसिबल इसलिए है कि इनकी डेंसिटीज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। डेंसिटीज अलग होने की वजह से ही आपस में क्या नहीं होते? मिलते नहीं है। तो लिखा है द ऑयल एंड वाटर सेपरेट लेयर्स, अगर आप पानी और वाटर को मिलाओगे तो वो अलग लेयर, पेट्रोल और वाटर को मिलाओ अलग लेयर बनाते हैं। दे डू नॉट मिक्स एंड और कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड, ये कभी मिक्स नहीं होते, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड। सिमिलरली सैंड एंड वाटर, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, सैंड लिक्विड नहीं है। डू नॉट मिक्स नॉर डू नॉट आयरन फिलिंग एंड सल्फर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। लेकिन इमिसिबल लिक्विड में दो लिक्विड ही होने चाहिए, इनमें इनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं सभी लिक्विड्स की आइडिया लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटीज फ्रॉम डिस्टिंक्ट लेयर, यानी अलग अलग डेंसिटीज की जो क्या कहते हैं लेयर्स होती हैं उनके अलग अलग सेपरेशंस होते हैं। जो कम डेंसिटी वाली होती हैं वो ऊपर होती हैं, जो लेस डेंसिटी वाली होती हैं वो नीचे होती हैं। अब इन्हें अलग करने के लिए करते क्या है? इसके लिए यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। क्या यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल। ये होता है सेपरेटिंग फनल। इसमें क्या करते हैं, जो दो लिक्विड हमें अलग करने उनको हम सेपरेटिंग फनल में डाल लेते हैं, और यहाँ टैप लगा होता है, टोटी लगी होती है, इस टोटी को क्या करते हैं? खोलते हैं। जो ज्यादा डेंस होता है वो नीचे हो जाता है, वाटर ज्यादा डेंस होता है तो वाटर नीचे खोल देते हैं, तो पानी इसमें आना चालू हो जाता है। और जैसे ही पानी सारा इसमें से निकल जाए, ऊपर वाटर बचे, वैसे इस टैप को, टोटी को बंद कर दो, तो यहाँ पर पेट्रोल या ऑयल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से हम इसको डिफरेंस करते हैं, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड को। ये इनके स्टेप्स लिखे हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हो। फिर लिखा है अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग द फिजिकल प्रोसेस। कौन सा फिजिकल प्रोसेस होगा? सेपरेटिंग फनल, यानी सेपरेशन फ्रॉम या सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दियर डेंसिटीज। अभी हमने पढ़ा कि दोनों की जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटीज अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में गए बिना, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस लिक्विड में जाएगा ही नहीं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन, सॉरी सब्लिमेशन, ठीक है। और ये देखते कहाँ है? कैम्फर, कपूर, घर में पूजा करने वाला कपूर होता है, कपूर को थोड़ी देर रख दो खुले में,
ओरिजिनल वाले, जो डिब्बे वाले आते हैं वो नहीं, पुरान जो मतलब खुला कपूर लेकर के आओ। देखना कभी दुकान गए होगे पूजा के लिए खुले कपूर को लेने, कैम्फर को लेने, तो वो पॉलीथीन में पहले तो एक डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के अंदर कैम्फर होता है। पहले तो पन्नी को बंद करता है, पॉलीथीन को बंद करता है, फिर ऊपर से ढक्कन लगाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में आते ही डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, लिक्विड में नहीं, गैस में। लाला लिखा है कैम्फर ऑन हीटिंग below it's the melting point change directly from the solid state to vapor state without passing through liquid state, यानी बिना liquid state में गए बिना हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। इसके और एग्जांपल्स होते हैं नेपथलीन बॉल्स, आपने देखी होंगी बाथरूम में या फिर मॉल्स में गए होंगे तो उसमें जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर वो छोटी छोटी बॉल्स पड़ी होती हैं सफेद कलर की, वो भी इसका एग्जांपल है, और डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाती हैं, लिक्विड में। ड्राई आइस, ड्राई आइस देखा है ना, शादी बारात में ऐसे धुआं 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 हो जाता है जब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, तो वो क्या है, ड्राई आइस एग्जांपल है किसका, सब्लिमेशन का। जो वो ड्राई आइस होती है वो देखना, वो लोग जो उसमें मटके में डालते हैं वो पॉलीथीन में लिए होते हैं, एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देते, और जल्दी से उसमें डाल देते हैं और धुआं 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 होने लगता है। क्लियर है इतनी बात? इसके कुछ क्वेश्चंस है। विच मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सैंड? कौन सा मेथड यूज करते हैं सैंड को कैम्फर से अलग करने के लिए? सब्लिमेशन। सैंड और कैम्फर है, खुले में रख दो, कैम्फर उड़ जाएगा, सैंड सैंड बचेगा। विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सैंड? अमोनियम क्लोराइड पता है क्या होता है, NH4Cl, नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स इसी से बनी होती हैं, NH4Cl से। तो इसको भी क्या कैसे यूज करते हैं, सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। अब है भाई साहब बढ़िया वाला टॉपिक, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन वर्ड से सोचो सस्पेंडेड, क्या, सस्पेंडेड। देखो सच हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच, ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन्स सस्पेंडेड, वो उसमें अटक जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। थ्रो द बल्क ऑफ मीडियम आर कॉल्ड सस्पेंशन, तो इन्हें क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। जैसे एयर में डस्ट पार्टिकल सस्पेंडेड होते उसी तरह फ्लोर इन वाटर, कभी आपने आटा माड़ा हो, कभी आपने आटा गूथा हो, तो देखना उसमें पानी डालो और मिलाओ, बहुत देर तक तो मिलता ही नहीं है, जब आप उसमें बार 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 लगे रहते हो तब जाकर के मिलता है। मड इन वाटर, मड यानी पानी में अगर कीचड़ जो होता है पानी का, वो पूरी तरह से उसमें घुला थोड़ी नहीं होता, अगर घुला होता तो उसे हम अलग कैसे कर पाते, अलग कर लेते हैं ना मड वाटर और क्या कहते हैं इसको, कीचड़ को, मड वाटर और पानी को, मड वाटर और मड को तो अलग कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, क्योंकि वो उसमें सस्पेंडेड होते हैं। पेंट, पेंट में सब कुछ घुला नहीं होता है, वो अलग कलर सस्पेंडेड होते हैं। फ्रूट के पल्प, जूस ले पीने जाते हो तो उसमें अगर ऐसा होता कि वो सस्पेंडेड ना हो तो वो जो जिस चीज का जूस बने वो नीचे नीचे आ जाए, बाकी चीज ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होता, जूस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। डस्ट इन एयर, वो भी क्या होती है, सस्पेंडेड होती है, तो इसे बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं मेरे लाल, सस्पेंशन। अब पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। ठीक, इसका एक एग्जांपल ये भी है, आपने गांव में मक्खन बनते हुए देखा होगा। मक्खन जब बनता है तो उससे मट्ठा निकलता है, तो जो गांव में मतलब मेरी मम्मी पहले, हमारे यहाँ जब जानवर थे, गाय भैंस थी, तो होता था एक चारपाई लेती थी और उसमें वो मथानी बांध देती थी और बाल्टी के अंदर डाल के और उसको ऐसे 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 करते थे, यानी सेंटर से उसको घुमाते थे, दूध को घुमाने से क्या होता था, चारों तरफ एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगता था और जो मक्खन होता था वो साइड में इकट्ठा होता जाता था, यानी सेपरेट हो जाता था दूध से मक्खन, और जो बचा हुआ वाला चीज होता था वो मट्ठा बन जाता था, ऐसे ही होता था। यही तो है सेंट्रीफ्यूगेशन।
तो देखा होगा हम लोग बीमार हो जाते हैं तो आते हैं वो भाई साहब खून का सैंपल लेने, लगा के बढ़िया खून के सैंपल ले जाते हैं ऐसी बोतलों में। तो ये जाते ही क्या करते हैं पता है, जाते ही ये भर देते हैं इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में, और इस मशीन को चालू करते तो ये ऐसे घूमता है, ऐसे सड़सड़ 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 घूमता जाता है, इतनी तेज घूमता है ये कि ये पगला जाते हैं, खून खून का जो पार्टिकल्स है वो पगला जाते हैं क्योंकि इतनी तेज घूमता है। और घूमने के बाद इनकी सबको अलग अलग कर देता है। खून बना है WBC RBC प्लाज्मा से, तो प्लाज्मा ऊपर, फिर नीचे WBC, फिर RBC, जिसकी जैसी डेंसिटीज है उस हिसाब से ये लग जाते हैं। जो ज्यादा डेंस है वो नीचे, उससे कम वाला ऊपर, और सबसे कम जो सबसे लेस डेंस होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, रेड ब्लड सेल्स 45% होते हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं 1% कम होती हैं, या व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स 1% से भी कम होती हैं। ठीक, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम क्या होता है, काम करता है। तो लिखा है स्पिनिंग एट हाई स्पीड, बहुत तेज घुमाते हैं हैवियर पार्टिकल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्पिनिंग अ मिक्सचर ट्यूब हाई स्पीड ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द बल्ब बिकम हॉरिजॉन्टल। जो बल्ब है, जब ट्यूब्स बिकम हॉरिजॉन्टल द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग सर्कुलर मोशन कॉज हैवियर पार्टिकल टू मूव आउटवर्ड। जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, दे सेटल एट द बॉटम, वो नीचे हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा डेंस है ऑफ द ट्यूब, व्हाइल द लाइटर रिमेन्स एट टॉप, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, यानी जो कम डेंस होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं क्योंकि इन सबकी डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। द क्रीम इज सेपरेट फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस। क्रीम से मिल्क, मिल्क से क्रीम कैसे, कौन से प्रोसेस से हटाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, बिल्कुल इनकी जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती है, जिसकी वजह से ये अलग होकर के अलग अलग जगह हो जाते हैं, यानी रीजन भी सही है। तो क्रीम से मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन से हटाते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटीज अलग अलग होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। और क्यों अलग होता है, क्योंकि इनकी डेंसिटीज अलग होती है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है। और अब हमारा अगला टॉपिक है कोगुलेशन। कोएगुलेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। मेरे हिसाब से इसकी स्पेलिंग ही गलत लिखी है, कोएगुलेशन होना है, यहां पर ए होना चाहिए। कोएगुलेशन होता है, भाई मैं पढ़ू में कोगुलेशन, ये क्या है, कोएगुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन जो होता है इसमें जो फाइन पार्टिकल, क्लम्प का मतलब है जोड़ देना, इकट्ठा कर देना, जोड़ देना, क्लम्प कर देते हैं यूजिंग द एलम। एलम जो होता है वो फिटकरी होती है, क्या होती है, फिटकरी। फिटकरी देखा है आपने, घर में जिसके पापा दाढ़ी बनाते होंगे ना, तो वो दाढ़ी बनाने के बाद फिटकरी का एक साबुन से टिकिया आती है, उसे लगाते हैं, है ना। अब तो उसके स्प्रे भी आते हैं, ऐसे छिड़क लो और ऐसे 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 करके लगा लेते हैं, समझ रहे हो। तो फिटकरी का काम होता है जोड़ देना। तो जब कभी देखते होगे आप बार्बर शॉप पर जाते होगे और बाल कटवाते होगे, तो कहीं गलती से कट लग गया तो वो तुरंत फिटकरी लगा देता है। क्यों लगा देता है, क्योंकि फिटकरी चीजों को जोड़ देती, तुरंत ब्लड को रोक के जोड़ देगी, थक्का जल्दी से जमा देगी। प्लेटलेट्स भी करेगी वो काम, पर वो धीरे धीरे करेगी अपने स्पीड से। ये फिटकरी क्या करता, सबको जोड़ के इकट्ठा कर लेता है, कहता भाई नो, समझ गए, खून नहीं बहेगा। तो यहां लिखा है पाउडर्ड एलम फिटकरी इज एडेड टू मडी वाटर। मडी वाटर में जब आप फिटकरी मिलाओगे तो ये फिटकरी सबको इकट्ठा करने लगेगा, और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा इम्प्योरिटी को नीचे सेटल डाउन करके इकट्ठा करके बैठा देगा, और वाटर जो है अलग हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं मेरे लाल, कोएगुलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड्स। क्या पढ़ने वाले हैं, कोलाइड्स। तो लिखा है अ कोलाइड इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर टिनी पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर स्प्रेड इवनली थ्रू द अनदर सब्सटेंस। यानी कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मिल्क,
मिल्क में फैट, प्रोटीन, विटामिन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या हम बता पाते हैं देख के कि ये हेट्रोजीनियस नहीं है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस? नहीं बता पाते, पर एक्चुअल में है क्या, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर लिखा है इट पार्टिकल साइज इज लार्जर देन दोज इन अ सिंपल सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज हैवी सस्पेंशन। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। तो इनके पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है, ये बात लिखी है। मीनिंग द पार्टिकल डू नॉट सटल, मतलब इनके जो पार्टिकल होते हैं नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ब्लड इज नाइदर अ सॉल्यूशन नॉर अ ट्रू सॉल्यूशन, यहां होना चाहिए ब्लड इज नाइदर अ सस्पेंशन नॉर अ ट्रू सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोलाइड। वो क्या है, कोलाइड होगा। जैसे ब्लड, मिल्क, आइसक्रीम भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और कोलाइड है। अब हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, यानी ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन में। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इनके पार्टिकल के साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। कोलाइडल के साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होते हैं, मोर देन 1000 मीटर होते हैं सस्पेंशन के। ये डिफरेंस याद कर लेना, एग्जाम में पूछेगा। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं दिखते हैं, कोलाइडल के पार्टिकल नहीं दिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। दूध के पार्टिकल दिखते हैं, नहीं दिखते। बट नेक्ड आइज से सस्पेंशन के पार्टिकल दिखते हैं। सस्पेंशन मतलब सैंड और वाटर। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, इनके पार्टिकल भी कभी सेटल डाउन नहीं होते, इनके भी सेटल डाउन नहीं होते। दूध में कभी ऐसा होता है या ब्लड में ऐसा होता है कि उनके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए? नहीं होता। और इनके नहीं होता तो इनके होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। और इनमें सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे सैंड को वाटर में मिलाओ, सैंड थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। फिल्ट्रेट, इन्हें फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता है, इन्हें भी फिल्टर करके अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। आप दूध को फिल्टर करके उनके मटेरियल्स जो विटामिन है वो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करता है? ये शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट ये शो करेगा, और ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बट कब? जब तक इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं है। आपने सैंड वाटर लिया और उसको घुमाया, तो जब तक उनके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं है तब तक तो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन उसके अलावा जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। अब इनके कुछ क्वेश्चंस देख लो। लिखा है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर के बना हो। कोलाइडल होमोजीनियस नहीं होते। सॉल्वेंट का क्या मतलब है? यहाँ तो मिक्सचर की बात कर रहा, मिक्सचर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, ठीक है। सस्पेंशन होमोजीनियस नहीं होता, हेट्रोजीनियस होता है। तो एक ही बचा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन या सोल भी कहते हैं कभी कभी। A solution is in which the particle of solute are broken down to such a fine state that they cannot be seen under the most powerful microscope। ऐसे कौन से पार्टिकल होते हैं जिन्हें मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता? वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्यों होता है? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन, चीनी और पानी को घुमाओ, ट्रू सॉल्यूशन है। आप पावर माइक्रोस्कोप से देखो, इजीली नहीं दिखेंगे। जब बहुत ही हैवी माइक्रोस्कोप लोगे तब जाकर के वो दिखते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल इज ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 से 1000 होता है, बाकी तो यहाँ सब गलत ही लिखे। 1 से 1000 होता है कोलाइडल का, और 1000 से बड़ा होता है सस्पेंशन का। Which is not a correct statement regarding a true solution। ट्रू सॉल्यूशन के लिए क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट टू लाइट, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इट इज पार्टिकल साइज लेस देन अ नैनोमीटर, लेस देन नैनोमीटर होता है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब एक ही बचा डी, और लिखा क्या है? द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट कैन बी रिकवर्ड बाय फिल्ट्रेशन। क्या इन्हें फिल्टर करके अलग किया जा सकता है? ऐसा ये बोल रहे हैं, नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए कौन सी इसमें इनकरेक्ट है? द सॉल्यूट पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू रिमेन सस्पेंडेड
इन सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं इनकी टेंडेंसी होती है रिमेन सस्पेंडेड इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में सस्पेंडेड रहते हैं। बताओ, सोचो। द डायमीटर ऑफ इन 1000 से कम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट कैन बी फिल्टर्ड आउट, इन्हें फिल्टर किया जा सकता है। द पाथ ऑफ लाइट थ्रू द सस्पेंशन इज विजिबल, सस्पेंशन में पार्टिकल जो होते हैं वो विजिबल होते हैं लाइट से, जब तक वो नीचे सेटल डाउन ना हो जाए। पहली बात गलत लिखी है कि सॉल्यूट पार्टिकल हैव टेंडेंसी टू रिमेन सस्पेंडेड, टेंडेंसी नहीं होती सस्पेंडेड रहने की, वो नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। असर्शन देखो, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस इन नेचर, जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल होता है। फ्रॉम अ सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन बी इजिली रिकवर्ड, सॉल्यूशन से जो सॉल्यूट होता है वो इजिली रिकवर्ड नहीं किया जा सकता बाय एवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। नहीं नहीं, इसमें लिखा है कैन बी इजिली रिकवर्ड, जो सॉल्यूशन होता है जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, क्या उन्हें इजिली रिकवर्ड कर सकते हो एवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन से? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो दिखते नहीं है भाई साहब, तो अलग कैसे होंगे, नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए नहीं सी सही होगा, ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। लिखा है विच इज नॉट अ फिजिकल प्रोसेस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, इनमें से कौन सा फिजिकल प्रोसेस नहीं है? इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, 2 रॉड डाली जाती है, एनोड और कैथोड, है ना, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, तब वो सेपरेट होते हैं, तो वो केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे लाल, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? लाइट को स्कैटर करना, किसी भी पार्टिकल में पड़ के अगर लाइट जो है चारों तरफ स्कैटर हो रही है तो वहां टिंडल इफेक्ट शो होता है। जैसे आपने देखा होगा जो ग्राउंड्स होते हैं उनमें ऐसे लाइट्स निकलती है, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उन पे लाइट पड़ती है और चारों तरफ क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डस्ट इन एयर, एयर में भी आपके घर में कोई खिड़की हो, देखना उसमें अंधेरे में लाइट आ रही होती है तो छोटे छोटे पार्टिकल से वो चमकते लगती, चमकता नहीं है, वो एक्चुअल में स्कैटर होती है लाइट, तो उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये एग्जांपल्स हैं। लिखा है विच टाइप ऑफ मिक्सचर शोस टिंडल इफेक्ट? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड, प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड। कोलाइड सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। वाई आर द रेज ऑफ सनलाइट विजिबल थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू जो सनलाइट की रेज होती हैं वो विजिबल क्यों होती हैं लीव्स के थ्रू? बिकॉज टीनी डस्ट, मिस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रहते हैं। एयर स्कैटर द लाइट बीम्स पासिंग थ्रू द गैप्स ऑफ फॉलेज, फॉलेज क्या होता है? जो पत्तियों में छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो दिखते नहीं है आंखों से। अ फिनोमिना नोन एज टिंडल इफेक्ट, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप कभी पत्तियों को जो होता है ऐसे करके देखो तो उसमें छोटे छोटे आपको वो चीजें दिखेंगी कि आर पार हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट दिखता है। वाई डज सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन इन मडी वाटर बट नॉट इन मिल्क? बिकॉज साइज का फर्क होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल डाउन इन मडी वाटर डू नॉट इन मिल्क बिकॉज मडी वाटर इज सस्पेंशन, जिनका पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। हैवी लार्ज पार्टिकल वाइल मिल्क इज स्टेबल कोलाइड विथ टिनी इवनली डिस्पर्स्ड फैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनके पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। लिखा है हाउ इज एवोपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग, एवोपोरेशन बॉइलिंग से डिफरेंट क्या होता है? देखो, एवोपोरेशन में भी सेम काम होता है, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होती है, बॉइलिंग में भी सेम काम होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? एवोपोरेशन, जैसे मान लो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर कोई भी लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर से पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो वो एवोपोरेशन की वजह से होता है, और अगर कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर कोई लिक्विड लेस देन बॉइलिंग पॉइंट अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एवोपोरेशन। ये एक सरफेस फिनोमिना है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, जैसे तालाब में पानी भरा होता है धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो एवोपोरेशन के थ्रू होता है। क्योंकि सूर्य से जो रोशनी आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो 100 डिग्री की तो है नहीं,
इसलिए वो धीरे धीरे कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एवोपरेशन। और बॉइलिंग जब 100 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर दे दो, यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो एवोपरेशन इज अ स्लो सरफेस प्रोसेस हैपेंस एट टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट से कम। whereas boiling is a fast bulk process that happens at specific temperature boiling point with bubbles, bubble यानी बुलबुलों के साथ क्या होता है, कन्वर्ट होता है, खौलता हुआ पानी। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिस्टिलेशन एन इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वाटर एंड एसीटोन। अरे एक साथ ही आ गया क्या क्वेश्चन ये, देखो कहां गया, देखो डिस्टिलेशन इज अ इफेक्टिव फॉर सेपरेटिंग वाटर एंड एसीटोन बिकॉज दे हैड मिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये एक मिसिबल लिक्विड है, सॉरी मिसिबल लिक्विड है जो मिल सकते हैं, और इनका डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। देखो ऑन हीटिंग एसीटोन वेपराइज फर्स्ट गेट कंडेंस्ड एंड कलेक्ट सेपरेटली, लीव वाटर बिहाइंड, वाटर पीछे छूट जाता है उसी फ्लास्क में, और जो एसीटोन है वो दूसरे में आ जाता है। कंडेंस्ड का मतलब है ठंडा करने पर, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन है कि जब हम लोग कुकिंग ऑयल लेने जाते हैं तो उसमें 910 ग्राम लिखा होता है लीटर में, लीटर 1 लीटर लिखते हैं, ग्राम में वो 910 ग्राम होता है। इफ ऑयल इज मिक्स्ड विथ वाटर विल इट फ्रॉम अ सेपरेट लेयर, तो वो एक अलग लेयर बना लेगा। विच सब्सटेंस विल बी ऑन टॉप, कौन सा सब्सटेंस टॉप पर होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाटर है, सॉरी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऑयल है, और जो नीचे होगा वो वाटर होगा। हाउ विल यू सेपरेट टू लेयर्स, ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, तो डायग्राम तो आपके सामने बना है। और यस ऑयल एंड वाटर सेपरेट लेयर्स बिकॉज दे हैड इमिसिबल लिक्विड, ऑयल स्टे ऑन टॉप बिकॉज इट इज लेस डेंस देन वाटर, ऑयल जो है वो टॉप पे रहेगा क्योंकि वो वाटर से कम डेंस है। दे कैन बी सेपरेटेड यूजिंग सेपरेटिंग फनल, इसे अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, विल there be any change in the size of common salt crystal if the rate of evaporation increase or decrease, explain। अगर रेट ऑफ एवोपरेशन, एवोपरेशन का रेट आप तेजी और जल्दी कर दो तो क्या जो साइज क्रिस्टल्स का साइज होगा कॉमन सॉल्ट का वो चेंज होगा। तो देखो लिखा है, यस द साइज ऑफ कॉमन सॉल्ट क्रिस्टल चेंज रेट ऑफ एवोपरेशन, इफ एवोपरेशन इज स्लो क्रिस्टल गेट मोर टाइम टू ग्रो, क्रिस्टल को ज्यादा टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए। सो लार्ज क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, और अगर ये फास्ट होगा तो कम टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए, और इस वजह से जो क्रिस्टल है वो कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लिखा है व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड फॉर्म सेपरेट लेयर्स बाय लेयर्स इन सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल में अलग अलग लेयर्स क्यों बनाते हैं ये। तो पहले सिंपल सी बात है, ये अलग अलग लेयर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनकी जो डेंसिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। देखो इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म सेपरेट लेयर सेपरेटिंग फनल बिकॉज दे डू नॉट हैव मिक्स ईच अदर, क्योंकि द सेपरेट अकॉर्डिंग टू दियर डेंसिटीज, इन्हें डेंसिटीज के थ्रू अलग किया जाता है। हैवियर डेंसर लिक्विड सेटल बॉटम, जो भारी होते हैं डेंसर होते हैं वो नीचे होते हैं, और लाइटर जो होते हैं वो अपर पार्ट में होते हैं, जैसे ऑयल और वाटर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, बोल रहा है इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम एवोपरेशन, क्या सब्लिमेशन एवोपरेशन से डिफरेंट है। बिल्कुल, सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में होता है जो सॉलिड होता है डायरेक्ट कन्वर्ट होता है वेपर में विदाउट लिक्विड में गए हुए, और जो एवोपरेशन होता है उसमें से एवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है जो काम क्या करता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट यानी वेपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर, evaporation is the process which liquid change into vapor temperature below its boiling point, यानी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो मेरे लाल इसी के साथ हमारा ये चैप्टर
नहीं नहीं नहीं, ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, क्वेश्चंस भी जो जरूरी थे वो कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगर आज की क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो वो यहाँ पर मिलेगी आपको, ये स्कैन करके भी मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर फुल तैयारी 9th एंड 10th लिखोगे वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है, और यहां आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में फुल तैयारी ऐप का लिंक दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर भी आपको 9th क्लास सेलेक्ट करना, आधार बैच दिखेगा फ्री वाला, उसमें जाकर के आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हम सभी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वन शॉट में। कमेंट में जरूर बताना आपको वन शॉट कैसा लगा, क्या चीजें थी जो अभी आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, या अगला कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, ये सब आप भी कमेंट में बताना ताकि हम लोग अगली वीडियो जल्दी से लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।